मेरे माइंड में क्या आता है कि हम लोग को गांधी जी बनना है और निकल पड़ना है, ऐसा नहीं होता है। सेवा आप अपनी फील्ड में रहते हुए भी हर तरीके से कर सकते हैं, घूमते फिरते भी कर सकते हैं। मंगेश भाई, इस टॉपिक के जनरली ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैं ऐसा समझता हूँ ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में 10th के बाद आता है, बट मेरा ऐसा एडवाइस है कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में जब आप 8th स्टैंडर्ड में होते हो ना, जब भी आ जाना चाहिए, ताकि आपके पास 2 साल तर मित्रांनो, ट्रॉपिंगमुळे थोडासा प्रॉब्लेम झालेला आपल्या आवाजाचा, तर आपण इथून कंटिन्यू करूया. आणि इथं आपण आता गार्डनमध्ये आलेलो आहे, बघू शकता. चला आन्सर कंटिन्यू करा. क्या होता है कि व्यूवर्स कई बार सोचते हैं कि मंगेश भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, बट यूट्यूबर्स हो या प्रोड्यूसर हो, वो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की हर कोई कोशिश करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए. बट क्या होता है कि बहुत मरतबा पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती है. जैसे कि शॉप वाले बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास गिराकी उतनी ज़्यादा है, कस्टमर उतने ज़्यादा है कि उनको डिस्टर्ब होता है, तो बात नहीं कर पाते. बट कई पर जगह पर ऐसा होता है कि बहुत सारे शॉपकीपर्स कोऑपरेट करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस भी बढ़ता है एक यूट्यूबर की वजह से. और उस यूट्यूबर के व्यूवर्स को बहुत अच्छी ब्रांड्स के बारे में पता भी चलता है. इसलिए ज़रूरी होता है कि इस तरह की अगर फूड ब्लॉग्स है या ट्रैवल ब्लॉग्स है, तो जो फॉलोवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो वीडियो को पूरा देखें, उसकी लिंक्स को लोगों के साथ शेयर करें. मंगेश भाई भी मेहनत करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो फूडी भी है, खाने का भी शौक़ है उनको, अच्छी दुकानों में जाते हैं. आप लोग के लिए जाते हैं. हम लोगों को क्या लगता है, यार ये यूट्यूबर खाने का बहुत शौकीन है. ऐसा नहीं होता है. कितनी बार क्या होता है, सपोज़ मुझे राइस पसंद नहीं है, बट मुझे बिरयानी आपको बताना है कि बिरयानी अच्छी कहाँ मिलती है, तो मुझे राइस खाना पड़ेगा सिर्फ आपके लिए. इसके लिए जितने यूट्यूबर्स हैं वो भी उतनी मोहब्बत के हकदार है जितने व्यूवर्स को ये चाहते हैं कि उनकी पसंद की वीडियोस मिले, उनकी पसंद की जगह की वीडियो जो है आ जाए. पिकनिक बहुत सारे ऐसी जगह है, जैसे अलीबाग हो गया या लोनावाला हो गया. कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगहों पर नहीं गए होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो यूट्यूबर है वो उस जगह के बारे में अच्छी से अच्छी डिटेल्स लेकर आए, और उसके बाद प्लान होता है कि यार अब जाना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज वो वीडियो इतनी अच्छी होती है कि हम लोग प्लान करते हैं कि वहाँ जाना चाहिए. अभी वीडियो में इतनी अच्छी लग रही है, तो हकीकत में वो जगह कितनी अच्छी लगेगी. सही बात है, सही बोला. और मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब अपना जो करियर का कुछ उसके बारे में थोड़ा हमारे जो सब्सक्राइबर है और व्यूवर्स है उनका कुछ आप थोड़ा सजेशन ले सकते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ. आपने बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया है, बट कैसा है कि अपने सब्सक्राइबर में तो बहुत तरह के लोग हैं और हर अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी होंगे. सही बात है. तो ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारे व्यूवर्स को क्या जानना है. हाँ, मेरी ज़्यादातर सोशल एक्टिविटीज़ रहती है कि कौन से सरकारी ऑफिसेज़ में क्या काम होते हैं, आपका कोई काम पेंडिंग है तो उसको कैसे कंप्लीट किया जाए. इस टॉपिक पे हम लोग बात कर सकते हैं, बिकॉज इस पे काम मेरा ज़्यादा है. और एजुकेशन फील्ड में भी है. सपोज़ आपको कोई कोर्स करना है तो उस कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेजेस मुंबई में या नियर बाय मुंबई कौन सी होगी, और आप किस कास्ट से आते हैं तो उस कास्ट के लिए सपोर्टिव कॉलेज है क्या. सपोज़ के वहाँ पर अगर ओबीसी कोटा है तो आपकी फ़ीस थोड़ी सी कम होगी, आपके लिए सीट अवेलेबल ज़्यादा होगी, आप इजीली वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं. फिर कौन से कोर्स के लिए अगर 4-5 कॉलेजेस आपके सामने है तो उसमें से बेस्ट कौन सी है, हम लोग इस चीज़ पर बात कर सकते हैं. इसके अलावा सपोज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर आपके घर में एलपीजी कनेक्शन आपके दादाजी या आपके डैडी के नाम पे था, और हमारे किसी सब्सक्राइबर के में से किसी फैमिली में ऐसा हो कि जिनके नाम पे वो कनेक्शन था, उनकी डेथ हो गई है, तो आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है. बिकॉज हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत अपडेट रखना चाहिए. जैसे कि अभी आधार कार्ड पहले फ्री में अपडेट होता था, बट अभी हर 15 दिन के बाद अपडेट होगा, और एवरी लास्ट 15 सितंबर के बाद से ऐसा हो गया है कि आपको हर एडिट के पीछे 50 रुपीज़ मिनिमम देना है. फ़ोटो आप अपडेट कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ देना है. ये लोगों को पता नहीं होता है. तो जनरली क्या होता है कि हम लोग सेंटर्स पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा फ़ोटो सही नहीं है, तो आप फ़ोटो अपडेट कराइए. अभी कितने आधार कार्ड आप देखेंगे कि जब आधार कार्ड लॉन्च हुआ था, आई थिंक शायद 2009 या 10 में, तो जब भी हम लोग का फेस कट थोड़ा अलग था, हाइट बॉडी कम थी, पतले दुबले थे, तो उस टाइम की फ़ोटो ही हम आज तक लेके घूम रहे हैं. अब कहीं पर जाते हैं, आधार कार्ड अगर एज अ एंट्री पास हम दिखाना चाहते हैं तो वो सामने वाला हमको रोकता, तो हम झगड़ने खड़े हो जाते हैं. उसमें गलती किसकी है आप सोचिए, हमारी है, क्योंकि हमने फ़ोटो अपडेट नहीं किया. हम व्हाट्सएप की डीपी अपडेट करते हैं ना, अपने बचपन की लगाएंगे क्या. घर में एल्बम मिल जाएगी, कोई बचपन की फ़ोटो आई तो वो लगा तो लेंगे खुशी 2-3 दिन के लिए, बट उसको हम हमेशा नहीं लगा सकते. इसी तरह आपको ये सारी चीज़ अपडेट करनी है. पासपोर्ट भी जब एक्सपायर होता है तो आपको अपडेट करना है. आपने 10 साल पहले बनाया था, अब अगर पासपोर्ट अपडेट करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट अलग लगते थे, अभी डॉक्यूमेंट अलग लगते हैं. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके घर में एलपीजी कनेक्शन है, आपके दादाजी ने लिया था वो कनेक्शन 40 साल पहले, जब आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं होता था. सही बात. तो अभी आप अपडेट करने जाएंगे तो उनका आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा.
तब आपको क्या करना है कि वो कनेक्शन आपको ट्रांसफ़र करा लेना है। आपके घर में दादा के बाद जो भी एजड पर्सन है, दादी है, दादी नहीं है तो आपके डैडी है या आपके डैडी के बड़े भाई है, आप उनके नाम पे ट्रांसफ़र करवा दीजिए। ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई बहुत बड़ा या कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। आपको क्या कराना है, आपका सपोज़ HP का है, गैस का बाटला है या फिर आपका भारत का है, तो वहाँ पर एक ट्रांसफ़र फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म लीजिए। और अगर जिनके नाम पे कनेक्शन था वो अभी ज़िंदा है और आपको किसी सेकंड पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है, तो आपको उनका NOC लगेगा। और NOC भी अभी जैसे मैंने NOC का, तो माइंड में ऑन द स्पॉट क्या आएगा कि अपने को वर्ड में जाके एक NOC टाइप करना है, उस पर सामने वाले की साइन लेना, ऐसा नहीं है। NOC भी आपको आपका गैस एजेंसी तैयार NOC देता है, खाली ब्लैंक में आपको उनका नाम लिखना है कि पहले जिसके नाम पे था, और वो अभी न्यू बंदे को अलाउ कर रहे हैं कि आप कनेक्शन अपने नाम पे, मेरा वाला कनेक्शन ट्रांसफ़र करा सकते हो। और सपोज़ अगर फर्स्ट ओनर जो थे उनकी डेथ हो गई है, तो आपको जस्ट डेथ सर्टिफिकेट देना है। डेथ सर्टिफिकेट अभी आप चाहे मुंबई में रहते हो या नवी मुंबई में रहते हो, सब डिजिटलाइजेशन हो गया है। अगर आपका डेथ सर्टिफिकेट भी 40 साल पुराना है ना, तो मैं आपको बता दूं, आप इतना ओल्ड सर्टिफिकेट लेके जाइए। उसकी एक नॉमिनल फ़ीस है, कुछ 25-30 रुपया फ़ीस होती है। अभी कुछ अपडेट हुई होगी, पहले तो 6 रुपया लगती थी। अच्छा, आप वो फ़ीस पे कीजिए और उनको ओल्ड वाला जो आपका पुराना जो हाथ का बना हुआ रहेगा डेथ सर्टिफिकेट, वो वहाँ पर उसका कॉपी सबमिट कीजिए। और आप जा रहे हैं तो आपसे उनका रिलेशन क्या है, जिनकी डेथ हुई, आपके दादा थे, आपकी दादी थी, या आप मम्मी डैडी जो भी हैं, आप उनके साथ आपका रिलेशन प्रूफ कीजिए। सपोज़ आप आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड में आपके नाम के आगे आपके डैडी का नाम लिखा होता है। और सपोज़ अगर आपके दादाजी थे तो आप आधार कार्ड देंगे तो आपके आधार कार्ड में आपके डैडी का नाम लिखा हुआ है, आप डैडी का आधार कार्ड भी साथ में लेके जाइए, उनके नाम के आगे उनके डैडी का नाम लिखा रहेगा। तो ये प्रूफ हो गया कि आपका रिलेशन जो है चेन बाय चेन कनेक्टेड है, आप उनके खूनी रिश्तेदार हो। तो ये सबूत पूरे हो गए। दूसरा, आप डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पर उसका कॉपी सबमिट कीजिए और 8 से 10 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगता है, वर्किंग डेज़ का। और नॉमिनल फ़ीस है वो आप पे कर दीजिए, आपको मैसेज आ जाएगा। और एक जो डेथ सर्टिफिकेट हाथ का बना हुआ था वो आप डिजिटलाइज़ करा हुआ आप अपने नगर पालिका से ले सकते हैं। फिर वही सर्टिफिकेट आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गैस का कनेक्शन आपको ट्रांसफ़र करना है, या आपका MTNL या आपका भारत संचार निगम का आपके पास कनेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आप ट्रांसफ़र करा के ले सकते हो। एक बहुत आम चीज़ लोगों में क्या फैली हुई है कि हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो हम उनके नाम पे खरीदी हुई चीज़ों को अपडेट नहीं कराते, ट्रांसफ़र नहीं कराते, ये सोच कर कि अभी यार दादाजी तो है नहीं, अभी BSNL का कनेक्शन कर रख के अपन करेंगे क्या। ऐसा नहीं होता है। वो कनेक्शन आपका एक एड्रेस प्रूफ है, आपका एक ID प्रूफ है, उसके ऊपर आपके दादाजी का नाम आता था, अभी आपके डैडी का नाम आना चाहिए, आपका नाम आना चाहिए। कल को आपको कोई भी बोलेगा ना कि आप यहाँ पे कितने साल से रहते हो, सपोज़ NRC के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तो आप अपने दादाजी के ज़माने के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिनमें उनका नाम है, उनके बेटे का नाम है। और अगर जिनके नाम जो फर्स्ट ओनर थे उनके नाम से किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कराना है, तो NOC आपको बनाना नहीं है, आपको ऐसी एजेंसी से तैयार NOC का कॉपी मिलता है, उस पर ब्लैंक जगह होती है, वहाँ पे नाम लिखिए, फर्स्ट ओनर का, सेकंड ओनर का नाम लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर, बेसिक डिटेल्स देनी होती है। वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद 8 से 10 दिन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आप ये करा के लीजिए, चाहे आपका घर पे बाटला आता हो या आपका पाइपलाइन कनेक्शन हो, ये कराना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जैसे कि कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता था, बट अभी 1.5-2 साल से गवर्नमेंट बार बार बोल रही है, और अभी आई थिंक आपने भी कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो मंगेश भाई बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपडेट करा लीजिए। अगर चाहिए तो उस पर भी हम लोग एक वीडियो बना के आपको दे देंगे कि कैसे होता है, कहाँ होता है, कितना खर्चा आता है, कौन करा सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं, ये भी हम बता सकते हैं। लेकिन अभी और मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो मैं भी गांव से बिलोंग कर रहा था पहले, मतलब अभी आ चुका है मैं 2-4-5 साल हुआ मुंबई में आके। लेकिन गांव में जो कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग वगैरह रहते हैं ना, वो 10 के बाद क्या करना चाहिए, या वो मतलब ज़्यादा करके आर्ट्स में जाते हैं, तो आर्ट्स के बाद 12 के बाद क्या करना चाहिए उन्होंने, ग्रेजुएशन करना चाहिए या कुछ और कुछ मतलब अभी कर सकते हैं लेटेस्टली, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा हमको हेल्प मिल जाएगी। ये मंगेश भाई का टॉपिक बहुत अच्छा है कि जनरली ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और मैं ऐसा समझता हूँ ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में 10th के बाद आता है। बट मेरा ऐसा एडवाइस है कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में जब आप 8th स्टैंडर्ड में होते हो ना, जब भी आ जाना चाहिए, ताकि आपके पास 2 साल हो ये डिसाइड करने के लिए कि आपको 10th के बाद करना क्या है। और तब तक आप ये परख सकते हो कि आपका टैलेंट किस चीज़ में चलता है। सपोज़ आपका ज्योमेट्री अच्छा है तो आप 12th साइंस कीजिए, उसके बाद आप इंजीनियरिंग कीजिए। फिर इंजीनियरिंग में आपका किस स्ट्रीम में माइंड चलता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल में जाना चाहते हैं। देखिए कैसा है ना, मैं आपको बोल दूंगा फॉर एग्जांपल कि मैं पायलट हूँ, मुझे प्लेन उड़ाना, मैं प्लेन उड़ाता हूँ, तो आपको सुन के तो अच्छा लगेगा, बट क्या आपको भी पायलट बनना है क्या? मुझे नॉलेज था, मुझे शौक था, तो मैं बना।
सपोज़ अगर आपको इंजीनियरिंग का शौक है तो आप इंजीनियरिंग में जाइए। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका शौक किस चीज़ में है। आपके मम्मी डैडी ने बोल दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बोलने से तो बन जाओगे, बट परफेक्ट नहीं बन पाओगे। सही इसलिए बात। ज़रूरी ये है कि आपका माइंड किस में चलता है। अभी बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे एक्टर हैं कि जिनके बच्चे एक्टर नहीं बने, वो किसी दूसरे फील्ड में। कुछ बिल्डर्स हैं जिनके बच्चे एक्टर बन गए। तो वो जिनका माइंड जिस चीज़ में चलता है ना, उस फील्ड में आपको पहले अप्लाई करना चाहिए, खुद को परखना चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए बने हो क्या। ज़बरदस्ती आप किसी स्ट्रीम में कूद जाओगे ना, तो आजमाने में उतने दिन निकल जाएंगे कि जितने साल के बाद फिर नई स्ट्रीम में जाने का टाइम नहीं बचता है। फिर मजबूरी में आपको वो फील्ड अपनाना पड़ता है। तो सपोज़ अभी जैसे मंगेश भाई ने कहा कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। Yes, उसके बाद फिर आप अपने आसपास कॉलेज देखिए कि आपके लिए पॉसिबल है। सपोज़ आपको साइंस में जाना है तो एटलीस्ट पहले HSC कीजिए, साइंस में अच्छे मार्क्स लाइए। उसके बाद ये देखिए कि आपको आगे मेडिकल फील्ड को लेके कहाँ तक जाना है। उसके लिए आपको नीट की तैयारी भी करनी पड़ेगी। साइड बाय साइड नीट की तैयारी करते रहना है, आपको वेट नहीं करना जब एग्ज़ाम आएगा उसके पहले मैं कोचिंग ले लूँगा, अपने फ्रेंड से पूछ लूँगा, ऐसा नहीं होता है। Yes. और हर बार ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स ने अगर MBBS करने जा रहा है तो आप भी MBBS करो। दोस्ती तो कोर्स के अलावा भी चलती रहेगी। सिर्फ इसलिए नहीं आपको करना है कि आपका दोस्त कर रहा है। अगर आप करना चाहते हो, आपको लगता है आप उसमें कामयाब होगे, आप मानवता की, इंसानियत की उसमें आप सेवा कर पाओगे, आपकी अर्निंग भी होगी। ऐसा आपको कोई नहीं बोलता है कि आप सिर्फ सेवा कीजिए, कमाइए नहीं। हर फील्ड में आप सेवा करते करते कमा सकते हैं। सही बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा, सपोज़ आप अच्छे डॉक्टर बन गए, तो कोई बहुत गरीब पेशेंट आता है ना, आप उनको नॉमिनल फ़ीस लीजिए, या आपको लगता है कि एलिजिबल है तो आप उसे फ़ीस मत लीजिए, ये सेवा है। कोई ऐसा पेशेंट आता है जो आपकी फिक्स्ड जो भी फीस है वो दे सकता है, तो आप लीजिए, वो आपका बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेवा का मतलब, हमारे माइंड में क्या आता है कि हम लोग को गांधी जी बनना है और निकल पड़ना है, ऐसा नहीं होता है। सेवा आप अपनी फील्ड में रहते हुए भी हर तरीके से कर सकते हैं, घूमते फिरते भी कर सकते हैं। मंगेश भाई इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना रही है, उनकी सेवा है। अच्छा। वीडियो बनाना उनका शौक है, ये उनका पैशन है। वीडियो बना रहे हो आप लोग के लिए और ये सेवा भी हो रही है। तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट में कि मंगेश भाई हम लोग इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और अभी जैसे एजुकेशन के बारे में बात हो रही थी, तो आपको ये भी देखना है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो आपके आसपास अवेलेबल भी है कि नहीं। इसीलिए 8th में आपको ये डिसाइड कर लेना है कि 10th के बाद आपको क्या करना है। सपोज़ वो रिलेटेड कॉलेज अगर आपके एरिया में नहीं है तो हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ट्रैवल करने के टाइम पे आपको ये सोचना है कि वहाँ पर हॉस्टल मिलेगा या नहीं। अगर आप किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप सर्वाइव करेंगे या नहीं, वहाँ की लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम तो नहीं करेगी। ये सारी चीज़ों की स्टडी आपको पहले कर लेना है। यस, वो मैटर करती है जी। और मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव में ये इतना सारा लोग है ना, तो किसी का 12वीं हुआ है, किसी का 10वीं हुआ है, किसी का ग्रेजुएशन हुआ और किसी का इंजीनियरिंग ये हो के वो ऐसा, मतलब उनका ऐसा दिन आया है कि वो अभी उसको घर पे बैठना पड़ रहा है और किधर कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाता है। तो इतना हमारे महाराष्ट्र में या देश में भी बोल सकते हैं कि इतना मतलब भयानक परिस्थितियाँ है, तो इसका अपन लोग कैसा सामना कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस ना अमेरिका में भी आती है। आज हम सोचते हैं कि फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा तरक्की पे है तो अमेरिका है, बट इकोनॉमिकल क्राइसिस उसके पास भी आती है, हमारे साथ भी आती है। और हर बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, सही बात। तो निराश नहीं होना है। सबसे पहले तो ये है, और डिप्रेशन में नहीं जाना है। अगर आपका काम नहीं चल रहा है या आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट, आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी आपकी क्वालिफ़िकेशन आपको अर्निंग नहीं दे रही है, Yes. तो निराश नहीं होना है। आपको ये देखना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। सही बात। जैसा मैंने बताया कि आपका दोस्त उस फील्ड में जा रहा था इसलिए आप भी चले गए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, आपको लगता है कि आप कर पाओगे, तो ही जाइए। आजमाना नहीं। अभी आजमाते हम क्या करते थे, स्कूल में प्रैक्टिकल करके करते थे, बट अभी हमको प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ का ट्रायल नहीं लेना है। दूसरी बात कि अभी जैसे मंगेश भाई ने कहा कि गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठे हैं, तो उनको फिर वही देखना है कि वो उनका टैलेंट किस चीज़ में चलता है। अभी मंगेश भाई को लगा कि वो लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, तो वो बनाते हैं और लोगों को पसंद आती है, उसके लिए ट्रैवल करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। ये कोई न्यूज़ चैनल या TV चैनल नहीं है कि उनको कोई फंडिंग कर रहा है। वो अपना पैसा लगा के ट्रैवल करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, थकते हैं, नई नई जगह की इंक्वायरी निकालते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको लगा कि कैमरा चालू किया, थोड़ा सा शूट किया, अपलोड कर दिए। एडिटिंग में भी बहुत मेहनत लगती है। कई बार बनी बनाई वीडियो डिलीट करनी पड़ती है बिकॉज उसमें क्वालिटी नहीं आती है, कभी ब्लर हो जाता है। बहुत सी जगह ऐसा इशू होता है कि वीडियो बनाने नहीं देते, बच्चे खेल रहे होते हैं, या ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि रिकॉर्डिंग होने के बाद पता चलता है। कभी कभी कैसा फैमिली का प्रॉब्लम भी रहता है, तो उसकी वजह से मतलब अपना जो दिमाग है इधर उधर भटकता है, तो माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस चीज़ में कर सकते हैं। और गांव में रह के भी अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज सोशल मीडिया, अभी मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में कोई गांव ऐसा होगा जहां पर नेट नहीं चलता है। हाँ, 24 घंटा नहीं चलता होगा, बट दिन भर में तो चल ही जाता है।
अभी आप देखिए, कुछ साल पहले तक ऐसा था कि गांव खेड़े में डिलीवरी बॉयज़ नहीं होते थे। मींस के आप किसी भी ऐसी साइट से शॉपिंग करते हैं जहां से पार्सल आपके घर आ जाता है। मैं किसी का नाम लेके प्रमोटिंग नहीं करना चाहता। हाँ, अगर मंगेश भाई को कोई स्पॉन्सरशिप देना चाहे कोई कंपनी तो मैं ज़रूर नाम ले लूँगा। तो सपोज़ आप देखिए, अभी हर गांव में आप कोई भी मोबाइल से आप किसी भी वेबसाइट पे जाके कपड़े, टी शर्ट, जीन्स बुक कीजिए, आपके घर तक आ जाता है। आप मेरे को बताइए 5 साल पहले तक ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। तो ये रेवेन्यू होते जा रहा है, ये चेंजेस आ रही है हमारे समाज में। तो हमको ये सोचना है कि हम उस फील्ड में क्या कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि गाँव में पहले डिलीवरी बॉय नहीं थे, लेकिन अब पहुँचने लगे। कैसे पहुँचे? बिकॉज वहाँ पहले नेट पहुँचा, नेट के बाद अच्छे फ़ोन आए, लोगों ने फ़ोन से बुक करना शुरू किया। तो ये अपग्रेडेशन हो रहा है। तो आपको खुद भी अपग्रेड होना है कि आप वहाँ पर ऐसा कौन सा बिज़नेस लेके जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा गांव है जहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पर खाद वाले प्रोडक्ट्स लाइए, किसानों में अवेयरनेस लाइए कि उनको यही पता है कि शॉप पे जाके आप ये खरीद सकते हो, आप उसको ऑनलाइन बेचिए। आप उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी बिज़नेस होता है। आप बिज़नेस जी, आप सोशल नेटवर्किंग पे, सोशल मीडिया पे आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों तक चीज़ें पहुंचा सकते हैं। बहुत सी मर्तबा क्या होता है कि हमको कोई चीज़ खरीदनी है, लेकिन हमको वो पता ही नहीं कि वो चीज़ कहाँ मिलती है। बट जब मुझे मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि ये चीज़ यहाँ से बुक होती है, तो मैं उसको तुरंत मंगा लेता हूँ। बिकॉज मेरे पास पहले सोर्सेज नहीं थे। अब अगर सोर्सेज आ गए हैं तो उसी तरह आपको वो सोर्स पैदा करना है आपके गाँव में। आपका क्या टैलेंट है, आप किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका माइंड इंजीनियरिंग में चलता है तो आप खेतों को कैसे डिजिटल कर सकते हैं। फसल बनती है, वो खेतों में जाती है, सरकार शहरों में जाती है, सरकार खरीदती है उसको, फिर शॉप पे जाती है। वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप गांव में रहते हुए आपके रिलेटिव है जो खेती करते हैं, उनके यहाँ चावल पैदा होता है, गेहूँ पैदा होता है, आप उसको डिजिटलाइज़ कीजिए। लोग गांव में ही ऑनलाइन बुक करेंगे, आप डिलीवरी कीजिए, वहाँ से लॉजिस्टिक स्टार्ट कीजिए, वहाँ से टेम्पू सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे जो टेम्पू चलाते हैं उनको रोज़ी रोटी मिलेगी। जो जिनका खेत है उनका अनाज जल्दी बिकेगा तो वो वापस से नई फसल उगाना शुरू करेंगे, आपका भी बिज़नेस चलता रहेगा। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करके और उस पर स्टडी करके स्टार्ट कर सकते हैं। चलो अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। शुक्रिया। कब सा मतलब 1 मिनट से लेके 16 मिनट गया, मुझे भी नहीं पता चला। सच्ची में आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और आपने हमारे चैनल पे आके आपने इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको ऐसा कभी भी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके व्यूवर्स को भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर मैं नहीं मिल पाऊंगा तो मैं ऑनलाइन कोशिश करूंगा। मैं आपने एजुकेशन फील्ड का जिक्र किया था तो मैं आपको बता दूं कि बाल भारती के लिए, बायजूस के लिए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए मैंने वॉइस ओवर किया है। और काफ़ी सारे एड्स के लिए मैंने बैकग्राउंड में अपनी आवाज़ दी है, रिकॉर्डिंग की है, कुछ को स्क्रिप्ट दिया है। पहले ऑल इंडिया रेडियो पर मेरा एज अ गेस्ट स्पीकर मैं जाता था, वहाँ पर बच्चों के लिए मोटिवेशनल टॉपिक्स मुझे दिए जाते थे, उस पर मेरे शो आते थे। बट लॉकडाउन की वजह से वो किसी वजह से अभी रुक गया है, बट वो कुछ एरर से सॉल्व हो जाएंगे तो फिर से आप लोग मुझे रेडियो पे भी सुन पाएंगे। और रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो पे आप सुन सकते हैं, सरकारी चॅनल है। और वो बायजूल म्हणून ते एज्युकेशन आहे, त्यांचा पूर्ण वॉइस तिथे रेकॉर्ड केलेला आहे। म्हणजे पूर्ण पुस्तक हे वॉइसमध्ये रेकॉर्ड करतात। आणि सायन्स है, हिस्ट्री है, इसके पूरे चॅप्टर्स आपको मेरी आवाज़ में मिल जाएंगे। येस, तर मित्रांनो यांचे काय जर असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतोच, आणि तुम्हाला पर्सनली यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचं असेल यांची मी डिटेल टाकेल, तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट केली तर ओके। चला मित्रांनो, भेटूया नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत आपल्या आणि आपल्या फॅमिलीची काळजी घ्या, आणि आपल्या चॅनलवरती कोणी नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा। ओके, चला, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब कीजिए। येस, थँक्यू।